नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। देश में आजकल स्वच्छता और साफ सफाई की मुहिम जोरों से चल रही है। बहुत सारे लोग हैं जो कि इस मुहिम से आगे आकर जुड़े हैं। आज हम तेजस्विनी में आपको कुछ ऐसी महिलाओं से मिलवा रहे हैं जो कि ग्रास रूट लेवल पर काम कर रही हैं, साफ सफाई के लिए काम कर रही हैं, शौचालयों का निर्माण कर रही हैं। 3 तेजस्विनियां आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आइए परिचय आपका उनसे कराएं। हमारे साथ आसमा परवीन है जो कि गोरखपुर से आती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आसमा आपका। हमारे साथ शकुंतला है जो कि हरियाणा से आती हैं, काम करती हैं वहां पर। आपका स्वागत है शकुंतला। और हमारे साथ गुड्डी अटवाल है जो कि अलवर से आती हैं। सबसे पहले आसमा, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप शौचालयों की मुहिम में बहुत ज़ोर शोर से लगी हुई हैं, मुझे मालूम है। और ये भी मालूम है कि आप पढ़ाई करती हैं और बहुत अच्छी आपने तालीम हासिल की है। थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताएं पहले तो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं यदि कभी मार्केट जाती थी और रात हो जाता था, शाम को 7 बजे ही या 7:30 बजे ही वापस होते वक्त मैं देखती थी गांव की जो सड़कें होती हैं उस पर महिलाएं झुंड की झुंड हमेशा बैठा करती थी। तो इस पे मैं गौर करती थी कि काश मैं इसके लिए कुछ कर पाती कि महिलाओं को ये इस परेशानी का सामना ना करने पड़े। इसके लिए मैं अपने अब्बू से या घर में किसी से शेयर नहीं करती थी, मैं डायरी में लिखा करती थी कि मैं इसके लिए कुछ करूँ। तो एक दिन मेरी डायरी मेरे अब्बू पा गए थे, तो वो बोले क्या करना चाहती हूँ कि स्वच्छता को लेके मैं कुछ करना चाहती हूँ। ऐसा कुछ करना चाहती हूँ कि उन महिलाओं के लिए मैं शौचालय बनवा सकूँ जो हमेशा वेट करती रहती कब शाम हो कि मैं बाहर जाऊँ शौच के लिए, कब सुबह हो कि सूरज उगने से पहले मैं बाहर से हो आऊँ, शौच से लौट के चली आऊँ। ये सोचते सोचते एक बार मन में यही आया तो मैं इसके लिए धरना दी थी। अच्छा, धरना दिया था। धरना। लेकिन मुझे बताइए कि धरना प्रदर्शन तो आपने किया, मगर ये जो सोच आपके मन में आई थी कब आई थी और उस समय आप क्या कर रही थी? मैं उस टाइम 12वीं क्लास में पढ़ रही थी जब मेरे मन में ये आया था कि मैं इसके लिए कुछ करूं। तो मैं कुछ कर नहीं पाई थी उस वक्त। अच्छा। सिर्फ सोच के ही रह गई थी। मैं सोचती थी पता नहीं कोई मुझे सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो भी मैं मुस्लिम कास्ट से बिलोंग हूँ, कोई मेरे फीलिंग्स को समझेगा या नहीं समझेगा, मेरे परिवार वाले मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे। इसलिए मैंने मन ही मन सोच के रखा और कुछ किसी से नहीं कहा। फिर एक बार अब्बू मेरे मन की बात जानना चाहे तो वो मुझसे पूछना चाहे तो मैंने उनको सारी बात बताई। उसके बाद 2-3 बार मैंने मांग भी किया था डीएम से कि हमारे गांव में इतने परिवारों को ज़रूरत है शौचालय की। तो डीएम सर बोले अभी नहीं हो पाएगा, फंड नहीं आ रहा है। उसके कुछ दिन बाद ही मैंने देखा पेपर में कि 55 लाख DPRO द्वारा उसमें दबाया गया था शौचालय को ही लेकर के, जो बनवाया नहीं गया था। तो मैंने इस पे सवाल किया था कि पैसा आया तो गया कहाँ। फिर मैंने वहीं से अभियान छेड़ा कि मैं आगे आकर कुछ करूंगी, इसके लिए मुझे किसी भी चीज़ का सामना करना पड़े मैं नहीं डरूंगी। इसको लेते हुए मेरी माँ ने एक बार मायके चली गई थी। वो बहुत इमोशनल हो गई थी, उबल रही थी। बड़ी लड़की है, घर से बाहर जाती है, जबकि मैं घर से बाहर कहीं भी जाती अपने अब्बू को लेके जाती थी। वो मेरा बहुत सपोर्ट किए थे। और सब करने के बाद एक बार मैं सुलभ में भी आई थी। तो सुलभ ने मेरे कार्य को बहुत सराहना दिया और फिर हौसला भी दिए। वो बोले कि आप बुराइयों को छोड़ के अच्छाइयों को पकड़िए, आपकी बुराई यदि कोई कर रहा है तो समझिए कि एक तरह का आपका तो मतलब कहने का आसमा ये है कि आपने जब एक बार सोच लिया तो आप उसकी तरफ आगे बढ़ी। आइए जरा शकुंतला से जान लें। शकुंतला जी, आप बताइए आपका क्या मतलब कैसे आपने ये सोचा कि मैं अपने गांव में शौचालय बनवाऊंगी? क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि साफ सफाई और शौचालयों की तरफ ध्यान नहीं जाता और गांव में हमने देखा है कि जबकि खुले में शौच लोग जाते हैं और शौचालयों की भी कमी है। तो आपने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ देखा था कि आपको लगा कि नहीं ये एक बुनियादी चीज़ है जो हर घर में होनी चाहिए? पहले हमारे शौचालय नहीं थे ना गांव में, तो हमको तो कोई खास पता नहीं थी। फिर हमारे पाठक सर गए, उन्होंने हमको जानकारी दी, फिर हमने शौचालय बनवाए तो हमको बहुत अच्छा लगा। कई महिला ऐसी थी उनको बनवाने के लिए राजी नहीं थी, तो मैं घर घर जाती थी, उनको सबको रजाबंदी की और अब सबने शौचालय बनवा लिए। हम रात बेरात को जाते थे, सड़कों पे भी इतनी गंदगी थी कि बस पूछो मत। बुखार, मलेरिया, उल्टी, दस्ते बहुत ज़्यादा होता था पहले। और मेरे खुद के 3 बेटी 3 बहू थी। मैं कभी बेटी को शौच के लिए ले जाती थी, कभी बहू को ले जाती थी। पूरी रात नहीं सो पाती थी। जब हमारे पाठक सर गए, मैडम गई, उन्होंने हमको सलाह दी,
हम अब सारे गांव में, पूरे गांव में कह कह के घर घर में शौचालय बनवा दिए हमने। जी, मुझे मालूम है कि आपके पूरे गांव में इस समय एक भी ऐसा घर नहीं है जहां शौचालय नहीं, हमारे गांव में एक भी घर ऐसा नहीं है शौचालय नहीं है जिसके। मेरे खुद के भी 3 शौचालय हैं, 3 बहू हैं तो 3 ही शौचालय हैं। और खुद मैं रास्ता को भी साफ खुद करती हूँ, नाली रास्ता में खुद अपने साफ करती हूँ। सब महिलाओं को बताती हूँ कि भाई साफ सफाई रखो, उससे गंदगी से बीमारी नहीं होगी। जी, तो जैसे आप जब साफ सफाई की इस पूरे अभियान में शामिल हुई, क्या मतलब आपके घर में लोग क्या कह रहे थे? ऐसा तो नहीं कह रहे थे कि भैया ये कोई काम तुम्हारे करने का है जो तुम इसमें लग पड़ी हो? क्या इस तरह के कुछ हाँ जी, बहुत कहते थे क्या है इसमें, क्या अकल दे रही है हमको, और इसमें से कोई नहीं, हम तो ना बनवा शौचालय की भी बोलते थे। अच्छा। फिर उनको बताई थी भाई बाहर जाती है बहू बेटी। एक हमारे 12-13 साल की बच्ची थी, वो गई थी तो वो ऐसे उठा ली थी किसियों ने, तो उससे पीछे फिर उनको जागरूक हो गए, सब ने मानी। फिर अब सबके ही बोलती हूँ मन की सब शौचालय को अपने को साफ सुथरे रखो, रास्तों को साफ रखो। और अब हम तो बहुत सुख की नींद सोते हैं जी। हमारे साथ गुड्डी अटवाल है जो कि अलवर से आती है। गुड्डी, आपने एक जिंदगी का एक बहुत बड़ा समय आपने गुजारा है जबकि आपने सर पर मैला उठाया है। इससे ज़्यादा नारकीय जीवन हो नहीं सकता किसी का जिसे आपने झेला है। ये बताइए क्या ज़िंदगी थी वो, और मतलब कैसे आप उसको झेली और कैसे उससे बाहर निकली? देखिए मैम, हमारी वो ज़िंदगी वास्तव में कोई ज़िंदगी नहीं थी, नरक से भी बेहतर थी। क्योंकि हमारा काम ऐसा था कि लोग वाग सुबह सुबह मंदिरों में पूजा करने जाते थे और हम सर पे परात रख के नहीं मैला ढोने जाते थे। तो हमारे जो परंपरा सदियों से चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी, हमारी माँ थी तो हमको यही काम सिखाती थी वो, कि बेटा ये काम तुमको अगले घर करना है तो ये काम सीखिए। लेकिन मैं इस काम से बचपन से नफरत करती थी, तो मैंने ये काम अपने मायके में नहीं किया। जैसे ससुराल में आई तो जैसे हमारे सगाई करते हैं, शादी से पहले एंगेजमेंट करते हैं, अब तो हम कहना सीख गए, पहले सगाई कहते थे। तो जैसे हमारे जेठ जी गए थे, मेरे पापा बोले कि देखिए हमारी बेटी ये मैला ढोने का काम नहीं करेगी। जेठ बोले कि ठीक है नहीं करेगी, हमारे यहाँ कोई नहीं करता, लेकिन उन्होंने झूठ बोला था। अच्छा। मैं जब दुल्हन बन के आई थी तो उस टाइम तो मुझे मेरे भाई लेने आ गए थे दूसरे दिन ही। तब मैं दोबारा आई तो सुबह सुबह सासू माँ बोली अपने बेटे से कि इसको थोड़ा जल्दी जगा देना और इसको मैं मुंह दिखाई की रस्म करवाने लेके जाऊंगी। अच्छा। तो हमारे में क्या होता था, जैसे नई दुल्हन आती थी तो सारे जजमानों के घर पे एक परिचय होता था कि अब ये तुम्हारे घर में काम करने आएगी। तो मुंह दिखाई में कोई 2 रुपये देते थे या 1 रुपया या 5 रुपया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, वो भी सासू माँ रख लेती थी। तो जैसे वो काम कर रही थी तो मुझे बताया कि देख ऐसे तुझे ये काम करना है। मैंने कहा माँ मैंने तो मेरी मम्मी के घर का भी ये काम नहीं किया, मैं कैसे करूँगी इस काम को, कि नहीं तुझे ये काम करना पड़ेगा। फिर हम घर लौट के आए तो मैंने अपने पति से बोला कि देखिए माँ तो पखाना उठा रही थी, मुझे तो उल्टी हो रही थी, ये काम कर रही थी, मुझे उल्टियाँ हो रही थी खड़े खड़े, तो मैं ये काम कैसे करूँगी। तो वो बोले कि मैं समझा दूँगा माँ को, वो मान जाएंगी। तो वो बोली कि माँ इसने तो अपने माँ के घर का ये काम किया ही नहीं है। तो माँ गुस्से से बोली कि बड़े तो ब्राह्मण की लड़की ब्याह के लाया है जो ये काम ये नहीं करेगी। तो वो बोले कि कोई बात नहीं है, नहीं करेगी तो कोई नहीं, मैं कमा रहा हूँ ना जितना भी, वो मैं तेरे हाथ में रखूँगा ला के, नहीं जैसे भी चलेगा वैसे चला लेंगे, नहीं काम तो इसको करना पड़ेगा। ये कोई महारानी नहीं आई है जो इसको हम अलमारी में धर के पूजेंगे। तो मैडम जैसे हम उनके साथ जाने लगी, 2-4 दिन उन्होंने मुझे नहीं करने दिया। जैसे पहले दिन मैंने काम किया तो उसको एक टीन का टुकड़ा होता है, उसको उससे भरते हैं, पराती में डालते हैं, सर पर रख के उसको ले जाते हैं। जैसे मैं उसको भरा तो मेरे पूरे हाथ बिगड़ गए थे। सर पे जैसे रख के लेके गई तो पूरे शरीर पे मैला टपक गया था। तो मैं रो रही थी और मैं कह रही थी पता नहीं मेरी मम्मी ने मुझे कैसे घर में दे दिया और मेरी तो यहाँ ज़िंदगी और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो पहले फ़ोन नहीं थे मैडम जी, तो मैंने चिट्ठी किसी से लिखवाई अपने पापा के लिए। तो मेरे पापा बोले कि कोई बात नहीं बेटा, अब तेरे नसीब में जो लिखा है तो करना पड़ जाता है। पति भी नौकर नहीं थे, वैसे नौकर तो आज तक भी नहीं है। धीरे 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 मुझे उसकी आदत लगने लगी। फिर मैंने 1986 से और 2006 तक ये काम किया है।
गुड्डी, आपकी कहानी अभी और सुनेंगे, लेकिन गुड्डी आज ये काम नहीं करती। वो इससे बाहर निकल आई है। वो एक सम्मानित जिंदगी जीती है और साफ सफाई की मुहिम में आज लगी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, तेजस्विनी में तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम तेजस्विनी। Now the national news channel of India, live on your mobile phone. Get the news on the go. Watch top videos, get the latest news and continuous news on your mobile phone. Download DD News app now. Visit the Android Play Store, search for DD News, download the app to your phone. Get the power of information at your fingertips. DD News. Only news, complete news. तेजस्विनी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम ऐसी 3 तेजस्विनियों से बात कर रहे हैं जो कि साफ सफाई और स्वच्छता की मुहिम में शामिल हैं, लोगों को प्रेरित करती हैं, मोटिवेट करती हैं। हमारे साथ आसमा परवीन बैठी हैं जो कि गोरखपुर से आती हैं और अपनी बात बता रही थी। आसमा, आपने कितनी पढ़ाई करी है? मेरा MA फाइनल है एजुकेशन कुशीनगर से। और तो मैंने सुना है कि आपके गांव के आसपास कुछ दुल्हनों ने भी कहा कि हम अगर शौचालय नहीं होंगे तो हम जाएंगे नहीं अपने ससुराल। हाँ, तो आपने इतना झंडा बरदारी कर दी है वहाँ पे। हाँ, वो मैं जब भी उन लोगों से मिलती थी, क्योंकि मुझे शौक था कि मैं स्वच्छता को लेकर लोगों के अंदर एक अलग जगह तो जब भी मैं गांव में कई लोगों के घर जाया भी करती थी, घर वालों के चुपके से उन लोगों से मिला करती थी। घर वाले कैसे गुजारे? तो वो कई बार ये होता था कि अपने साथ साथ पेट में पल रहे बच्चे के साथ भी ये बहुत ही एक समझिए कि पीड़ा वाली बात है और दिल को झकझोर देने वाली बात है। इस पे मैंने बहुत गौर किया। तो ऐसे ही मैंने 3-4 बहुओं से मिली, तो वो बोलती थी कि हम लोगों का क्या, हम लोग तो आज हैं और जब बारिश का मौसम आएगा घर चले जाएंगे। हम बोले ऐसा क्यों? तो बोल रही हैं लोग कि हर बार चले जाते हैं, जब भी बारिश का मौसम आता है चले जाते हैं। सड़कों पे पानी लगा रहता है, खेतों में पानी लगा रहता है, जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, इसलिए हम लोग मायके चले जाते हैं। और तो हम पूछे क्या करना चाहिए? बोल रही है कि शौचालय घर वालों से डिमांड करते हैं, घर वाले बनवाते नहीं हैं। प्रधान जो ग्राम सभा के हैं वो सुनते नहीं है, DM है वो सुनते नहीं है, तो हम लोग कर क्या सकते हैं? और अपने हस्बैंड से बोलते बोलते कि खाने के लिए नहीं है तो मैं शौचालय कहाँ से बनवाऊँ? ऐसे करके एक एक करके हमारे वहाँ 6 बहुएं चली गई थी। तो मैंने उस मुद्दे पे मैंने सोचा मुझे कुछ करना चाहिए इसके लिए। फिर मैं आगे आई, एक बार 6 बहुओं को लेकर मैंने धरना प्रदर्शन भी किया ताकि इन लोगों को शौचालय मिले। नहीं मिल पाया। उसके बाद सभी मीडिया वालों को पता चला, वो लोग क्या किए, सभी चली गई भाई, सबको पता चल गया कि हाँ चली गई। तो ऐसे में करके जब वो चली गई तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। फिर मैंने इसके लिए एक ऐसा जंग लड़ा, उन सभी 6 बहुओं के लिए शौचालय बन गए 1 हफ्ते के अंदर में। और 6 बहुओं के अलावा और भी शौचालय बने, हमारे पूरे ग्राम सभा में 70 शौचालय बने तत्काल में। मुझे बहुत खुशी हुई। समझ लीजिए कि मैंने अपना पैसा लगा के अपने अब्बू से जो खर्च किया करती थी मैं महीने में अपने लिए, वो पैसा बचा के मैं लोगों को पूरे जिले में घर घर जाके मोटिवेट करना शुरू की कि शौचालय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आप 4 रूम के बजाय 2 रूम ही बनवाइए, पर शौचालय जरूर बनवाइए। लोगों के ऊपर असर हुआ, लोग शौचालय बनवा रहे हैं। गांव में भी शौचालय बने हुए हैं। आज 70 शौचालय का निर्माण हो चुका है, अभी मैं उसी में लगी हुई हूँ। और यहाँ आने से पहले मैंने 3 शौचालय का निर्माण वहाँ शुरू करवाया है। क्या बात है। और लोगों का सहयोग भी मिलता है। और डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जो सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर हैं, उनसे मैं मिली, वो मुझे बहुत हौसला दिए। वो बोले पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है, आगे चलिएगा, मैं पूरा सहयोग करूंगा आपका। मुझे बहुत अच्छा लगा। गुड्डी, ये बताइए कि जैसे आप बता रही हैं कि मतलब एक लंबा समय आपने सर पे मैला ढोला, लेकिन उससे आप बाहर निकली। ये बताइए कि आज की ज़िंदगी में जब आप उससे बाहर निकली, आप क्या करती हैं और किस तरह से आप लोगों को साफ सफाई के लिए अब बताती हैं? जी मैम, हम सुलभ के जरिए से उस गंदगी से निकले हैं। सुलभ के जो फाउंडर हैं डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, वो 2003 में हमारे अलवर गए थे। तो उन्होंने महिलाओं को देखा कि भाई ये सर पे मैला ढो रही हैं, तो उन्होंने पूछा भाई आप ये काम क्यों करते हो? तो महिलाएं बोली
कि ये तो हमारा सदियों से काम चला रहा है, इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने महिलाओं को इकट्ठा करके इन्हें कहा कि अगर हम आपको अच्छा काम दें तो ये काम छोड़ोगे आप? कि देखिए हम तो कुछ नहीं कह सकते, आप हमारे मोहल्ले में चलिए, वहाँ हमारे ससुर हैं, जेठ हैं, सासू माँ हैं, जैसी भी बात होगी उनके सामने हम बात करेंगे। जैसे ही फाउंडर सर हमारे मोहल्ले में गए, वहाँ बात की थी, तो शुरू में जैसे 14-15 महिलाएं वहाँ संस्था में पहुँची थी। हम सेकंड बैच से हैं, हमको विश्वास नहीं हुआ। देखिए कहते ना कि आधी छोड़ के अगर साजी को भगेंगे तो पता नहीं वो आधी भी हाथ लगेगी या नहीं लगेगी। विश्वास नहीं था कि ये संस्था कितने दिन चलेगी, कितने दिन नहीं चलेगी। फिर उन लोगों को 3 साल होते आए, तो जैसे वो नहा धो के अपना टिफ़िन लेके वो सुलभ माँ सेंटर जाते थे और हम मेला ढोने जाते थे। तो ऐसा लगता था पता नहीं हम भी अपना नाम लिखवा लेते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि हमको ये गंदगी का काम तो नहीं करना पड़ता। फिर जैसे दूसरी बार जब वहाँ पर सर्वे हुआ तो भाग के मेरा बेटा आया बाहर से कि मम्मी आप सेंटर वाले आए और आप अपना नाम लिखवा लीजिए। वो क्योंकि देखिए उसके साथ में स्कूल में छुआछूत का भेदभाव किया जाता था बच्चे के साथ में। मैं उसको टिफ़िन भेजती थी, लंच बॉक्स, तो अदर कास्ट के जो बच्चे थे अपने लंच बॉक्स में से उसको खिला देते थे, लेकिन उसके लंच बॉक्स में से वो नहीं खाते थे। वो पूछता भाई आप मेरे में से भी कुछ खा लीजिए, तो वो बच्चे कहते कि नहीं, तुम्हारी मम्मी उन्हीं हाथों से मेला साफ करती है और इन्हीं हाथों से खाना बनाती है, तो हम तुम्हारा खाना नहीं खाएंगे। तो मेरे बेटे को बहुत दुख था इस बात का कि मम्मा और कोई काम क्यों नहीं करते लेते आप, कि बेटा कोई काम आता ही नहीं है और क्या कर लें, और हमको कोई काम देता नहीं है। तो भाग के वो बाहर से आया और मुझे अंदर से पकड़ के लेके आए कि आप अपना नाम लिखवा लीजिए। 2006 में मैंने अपना नाम सेकंड बैच में सुलभ में लिखवाया था। तो मैडम जैसे वहाँ जाके नहीं हमने देखा, सबसे पहले वहाँ पे प्रार्थना होती है, प्रार्थना के बाद में हमको पढ़ाया जाता था कि हम पहले अंगूठा ऐसे लगाते थे, कोई भी काम होता था अंगूठा लगाते थे। आज आप इंग्लिश में साइन करते हैं मैडम जी, इंग्लिश में करते हैं। तो अभी आप क्या क्या काम और कर रहे हो? हाँ मैम जी, वहाँ पे जैसे ब्यूटी पार्लर का है, बुटीक है, सिलाई का, जूट वैक्स हैं और कॉटन बत्तियाँ हैं, मेहंदी का है, ये सारे काम वहाँ सिखाए जाते हैं। हम तो सीख गए, लेकिन हम अब किसी और को सिखाते हैं। वहाँ अदर कास्ट की लड़कियाँ बहुएँ जो सीखने आती हैं उनको सिखाते हैं, क्योंकि ये सब पूरा सुलभ को जाता है। जो डॉक्टर पाठक हैं उन्होंने हमारी ज़िंदगी बदली है। साफ सफाई के बारे में हम क्या जानते थे कि हम तो खुद ही सफाई करते थे। हम सफाई करते थे, लोग बाग ये नहीं समझते थे कि भाई ये हमारे घर में सफाई करने आए। तो अगर हम सफाई नहीं करते तो वो सड़ते। ऊपर से जैसे ऊपर रहते थे तो हम रोटी मांगते थे तो ऐसे करके झोली में रोटी डालते थे। अगर कभी प्यास लगी आई है तो दूर से पानी डालते थे, तो ऐसे हम पानी पीते थे। वो ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी नहीं थी। आज जो हमारी ज़िंदगी है उसमें देखिए हम तो साफ सफाई के बारे में सीखे ही हैं, लेकिन हम औरों को भी बताते हैं कि देखिए गंदगी में कुछ भी नहीं, जैसे गंदगी में रहते तो 36 प्रकार की तो बीमारियां होती हैं, मच्छर पैदा होते हैं, जैसे आजकल डेंगू बहुत चल रहा है। बिल्कुल। तो अब ये जो बातें आप बताते हैं वहां जाके तो लोग कुछ समझते हैं? आपको लगता है कि जागरूकता इस बारे में आ रही है लोगों में? हाँ मैडम जी आ रही है, मानते हैं हमारी बात। वो कहते हैं कि भाई इनको ज़्यादा पता है, ये सुलभ से जुड़े हुए हैं और सुलभ के बारे में तो जो स्वच्छता का नारा लगा हुआ है, जो हमारी मेला ढोने की प्रथा कभी बंद नहीं होती वहाँ से, अगर सुलभ शौचालय नहीं बनते। जी शकुंतला जी, जिस तरह से आप बता रही हैं कि आपने भी अपने गांव में बहुत शौचालयों का निर्माण कराया, ये बताइए कि लोग अपनी ज़िंदगी में किस तरह के बदलाव का अनुभव कर रहे हैं जब वो शौचालय बनवा लेते हैं, जब साफ सफाई का माहौल बनता है? क्या लोग इन चीज़ों को गाँव में अब समझ रहे हैं? आपकी क्या सोच है इसके बारे में कि वाकई सोच समझ आ रही है या अभी भी बहुत कुछ करना आपको लगता है बाकी है? बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि उसी तरह से रह रहे हैं, उन्हें उस चीज़ का इतना ज्ञान नहीं है। नहीं जी, पहले तो उनको ज्ञान नहीं था, पर अब तो वे सब समझ पा रहे हैं। सब सोचते हैं कि बहुत अच्छा किया। हम तो आसपास गांव है ना, उनमें भी बोलते हैं कि भाई साफ सफाई रखो, शौचालय बनवाओ और जो गंदगी मत रखो, बिल्कुल घरों में मत रखो शौचालय। मैडम मैं तो खुद साफ करती हूँ, तो जब साफ करेंगे तो तभी तो गंदगी नहीं रहेगी। जब साफ मैं खुद करती हूँ, मैं तो किसी की बाट नहीं देखती, सब अड़ोस पड़ोस की महिलाओं से बोलती हूँ, सब अपने शौचालय पूरे गांव की से। और जब जो बनाने के लिए पैसा नहीं थे तो मैडम मैं
अपने ग्रुप से भी मैंने 3-3 हज़ार रुपये निकलवा कर मैं दिए थे महिलाओं को जब शौचालय बनवाए थे। मतलब अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के साथ। हाँ, ग्रुप से प्रधान जैसे ग्रुप खोल रखी है ना, 100 रुपये महीना करते हैं हम, उससे मैंने 3-3 हज़ार रुपये अपनी महिलाओं को दिए थे और फिर उन्होंने सबने शौचालय बनवाए थे। अच्छा आसमा, जैसे आप बता रही थी कि ये वैसे तो शौचालय आपको लगता है कि ऐसी क्या चीज़ है कि जिसके लिए इतना संघर्ष करना पड़े, लेकिन वो लोग शायद इसको अच्छे से जानते हैं जो कि इस संघर्ष को जी रहे हैं आज भी। जैसे आप बता रही थी कि आपने जब इस तरह की मुहिम को करने की सोची तो अम्मी आपकी काफ़ी नाराज़ हो गई थी। हाँ, वो तो क्या मतलब उस समय क्या बीती थी आपके मन में, और कैसे आपने उनको फाइनली कन्विंस किया, कैसे वो मानी इस बात के लिए कि भाई आसमा जो है वो पढ़ लिख के MA करके अब शौचालयों के काम में लगी है? वो मैंने जब अब्बू से बात किया तो मेरे अब्बू बोले कि सबसे बड़ा श्रेय आपके अम्मी का जाता है, इसलिए आप अपने अम्मी को पहले मोटिवेट करिए और वो चली गई हैं उनको बुलवाइए। तो मैंने अपने छोटे भाई से बात किया और अब्बू से बोली कि आप इसको भेजिए, छोटा भाई जाए अम्मी को लेके आए। क्या कह रही थी वो आपसे? वो बोल रही थी कि आप घर से बाहर कहीं मत जाओ, अगर अगली बार चली गई तो वो बहुत गलत बात बोली थी। वो बोली थी अगर अगली बार आप चली गई कहीं बाहर किसी धरने को लेके या किसी भी चीज़ के लिए तो मैं जहर खा लूँगी। तो मुझे बहुत धक्का लगा, मैंने सोचा कि अब मैं नहीं करूँगी क्योंकि माँ का श्रेय सबसे बड़ा होता है। मुझे वहाँ बहुत दुख हुआ था तो अब्बू से मैं ये बात बोली कि अम्मी को जब मैं बोल रही थी तो ऐसे ऐसे बोल रही हैं। अब्बू बोले कि ऐसा नहीं है, आप उनको प्यार से मनाइए, अगर वो सहमति देती हैं तो मैं आपको जहाँ भी ज़रूरत पड़े लेके चलूँगी। जिस गांव में शौचालय नहीं है आप वहाँ के लोगों को मोटिवेट करना चाहती हैं तो मैं वहाँ लेके चलूँगा। धीरे धीरे करके मैंने अम्मी को समझाया कि देखिए अगर मैं आज कर रही हूँ तो अगर 2 महिलाएँ मेरे बातों से सहमत लेती हैं तो 10 को और जागरूक करेंगे, इससे हमारा गांव साफ सुथरा रहेगा और महिलाएं मुसीबत से बाहर आएंगी, उन्हें सुबह और शाम का वेट नहीं करना पड़ेगा। अम्मी को थोड़ा थोड़ा समझ में आया, वो बोली ठीक है लेकिन आप टाइम से जाना, कहीं भी जाना टाइम से घर चली आना, 4 बजे के बाद घर मत आना, 4 बजे से पहले ही आ जाना, तो मैं अलाउ करूँगी घर से बाहर जाने के लिए, वरना नहीं करूँगी। अच्छा ये बताइए कि वहाँ पे गांव में क्या था? जैसे आप बता रही हैं कि शौचालय के लिए फंड्स तो जाते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं होते, हाँ, जैसे कि मिसयूज़ किया जाता है। जैसे कि गवर्नमेंट अगर फंड देती है कि ये गरीब गांव है, इसमें क्या कमियां हैं, अगर सप्लाई की पानी है, टंकी बनी हुई है नहीं जा रही है तो उसके लिए पैसा गया तो काम नहीं हुआ, टंकी बंद पड़ी हुई है, इस पे भी मैंने पहल किया तो स्वच्छ पानी भी मिल रहा है आज हमारे गांव में। और शौचालय के लिए भी पैसा जाता है, ऐसा नहीं है कि शौचालय के पैसा नहीं जाता है, शौचालय के लिए पहले भी पैसा आया था मेरे ज़िले पे लेकिन किसी का बना नहीं। उस पे मेरी वजह से पूरा जांच हुआ था तो पैसे पकड़े गए थे, तो वहाँ हमको मारने की धमकी भी मिली थी कि मुद्दा इसने हाईलाइट किया, आज हम लोगों की चोरी पकड़ी गई कि जिले पे इतने फंड आए थे और काम नहीं हुआ। तो बहुत विरोध हुआ था मेरा, लोग तरह तरह की बातें करते थे कि मैं पीछे मुड़ के देखूं, पर मैं जब अम्मी और अब्बू का सहयोग मिला, साथ मिला, तो मैंने पीछे मुड़कर देखने के बारे में सोचा भी नहीं। और कुछ दिनों के बाद मुझे सुलभ इंटरनेशनल में जगह मिला, यहाँ बातचीत हुई, पाठक सर बोले आप क्या काम करते हैं, मैंने वो सब बताया और वो ये भी पूछे कि विरोधी जो है विरोध कभी भी करेंगे, अगर आप अच्छा कर रही हैं तो अच्छे लोग आपके साथ हैं जी। मुझे बहुत अच्छा लगा जी। तो 2 अक्टूबर पिछले साल जब ये स्वच्छता अभियान पूरा शुरू हुआ था गुड्डी, ये चल रहा है और आप इसके साथ हैं, चलते चलते आप जो हमारे देखने वाले हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, खास तौर से स्वच्छता को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? स्वच्छता को लेकर मैडम जी मेरा तो कहना यही है कि साफ सफाई तो रखना बहुत ज़रूरी है, जहाँ साफ सफाई होगी वहीं लक्ष्मी जी का वास होगा। तो हमारे इंडिया में साफ सफाई रहनी चाहिए, सबको सफाई करनी चाहिए, ये नहीं कि कोई आएगा तभी करेगा। अपने घर में, घर के बाहर हमने कहीं गंदगी देखी है तो हमको ये नहीं कि किसी को कहेंगे, उसको खुद भी हटा देना चाहिए। तो उससे क्या है कि एक दूसरे को सीख मिलती है। तो मेरा तो यही कहना है कि अपने देश को साफ रखो, कि सोच बदलेंगे तो देश बदलेगा। बिल्कुल। आसमा, चलते चलते फाइनली हम यही चाहेंगे कि आप भी अपनी ये मुहिम जारी रखें और मुझे उम्मीद है कि आप रखेंगे।
ओके रखूंगी, और आगे भविष्य में जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आएंगे सबको मैं यही मोटिवेट करूंगी, स्वच्छता के प्रति पूरी लगाव रखें। जी, हम तीनों आप जो तीनों हैं, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप बिल्कुल अपने गांव में इस तरह का परिवर्तन और चेंज ला रही हैं। हमारी शुभकामनाएं आप तीनों के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद Thank you. हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया जी, आपका। ओके। तो ये थी हमारी आज की 3 तेजस्विनियां जो कि स्वच्छता अभियान से जुड़ी हुई हैं और जोर शोर से अपने गांव में स्वच्छता अभियान के तहत काम कर रही हैं। अगले हफ्ते एक नई तेजस्विनी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।